राज, आप देख रहे हैं 383rd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital, Siddhivinayak Infrastructure, which is my home partner, Mohan Enterprises, for helping all the hospitals right now and helping people with COVID. A big thank you to Globus ITI Kamthi, Tirupati Urban Cooperative Bank, Gemini Outdoors, Tricost, the chocolate brand now going global, Joshi Security Systems, and a big hello to the one and only Yuva Foundation and Servicing Wala. Well, it's a big day for me because इन लम्हों का मुझे कब से इंतज़ार था. यस, एक 2004 में एक ऐसी तूफान आया, एक ऐसी आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी आंधी आई सिंगिंग की, म्यूज़िक की. एक ऐसी आवाज़ जो लोगों के दिलों में दब चुकी है, एक ऐसी आवाज़ जो लोगों के दिल में बस चुकी है. एक ऐसी आवाज़ से आज हम बात करने वाले हैं ओनली ऑन नागपुर's #1 फेसबुक लाइव शो राज की बात, है ना. तो इसके पहले मैं उम्मीद करूं कि अभिजीत सावंत, द फर्स्ट इंडियन आइडल, विल गेट कनेक्टेड एंड हम उनसे बात करें. एक बात आपसे कि मुझे पता है कि ये कोविड का दौर है, मुझे पता है कि एक ऐसा वक्त चल रहा है हमारे सबके जीवन में जिसमें हम सब बड़ी कठिनाई से ये वक्त को देख रहे हैं. लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें को देखकर भी अनदेखा कर चलना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारा दिल टूट रहा है, मुझे पता है. लेकिन पेशेंस रखिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पे, उस भगवान पे, उस अल्लाह पे, उस जीसस पे, कि उस वाहे गुरु पे, कि वो हमें इस बुरे कठिन वक्त से भी बाहर निकाल देंगे. A big hello to Santosh Sharma saying hi, RAJ Raj bhai. I am hi Santosh bhai. अमोल शेंडे, मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं. नमस्ते राज भाई बोल रहे हैं, क्या बात है. नमस्ते अमोल के मुंह से अच्छा नहीं लगता, वो जब बोलता क्या मामा कैसा है तब अच्छा लगता है. तो इट्स अ गुड फीलिंग दैट हम बात करने वाले एक ऐसे आइडल से जिनको हम कई वर्षों से आइडलाइज करते आए, उनकी आवाज़ से. एंड मैं उन्हें स्पेशली आइडलाइज करता हूँ, ना ही सिर्फ उनकी आवाज़ से बट ऑल्सो उनकी पर्सनैलिटी से. आई वुड बी जस्ट एडिंग अभिजीत सावंत विथ मी. आई होप ऑल ऑफ यू वॉच लाइव. Abhijit, hi Abhijit. Hello, hi. Hi, how are you? Very good, very good. Good to see you. Thank you. राज की बात के 383rd एपिसोड में आपका स्वागत है. Thank you so much, Raj. आपको पता है आपको पता है हमने एक कमिटमेंट रखा, मैंने और आपने. वो कमिटमेंट पता है क्या है? हाँ, क्या है? हमने आपकी और मेरी बात मार्च में हुई थी. आपने प्रॉमिस किया था कि आप अप्रैल मंथ में राज की बात पे आएंगे. एंड देन आपको कोविड हो गया जी. एंड फिर भी हमने फिर भी आपने वो कमिटमेंट रखा कि आप अप्रैल के आखिरी दिन में राज की बात पे आ गए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. वैसे तो आपने इतने अच्छे से बोला भी था कि आप आएंगे नागपुर से मुंबई, तो मुझे तो करना ही था. और मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा कि हम लोग अभी इस तरह से लाइव कर रहे, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम लोग मिलकर करेंगे. थैंकफुली आप आने से पहले ही मुझे कोविड हो गया था, तो आपका ट्रिप बच गया. नहीं तो या अभी तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो रही है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट ग्रेट. बट हाउ आर यू? हाउ डिड द कोविड वेंट? मैं तो अभी बहुत अच्छा हूँ. अभी तो मेरी हालत तो बहुत ही अच्छी है अभी. एवरीबॉडी इज फाइन इन माय हाउस आल्सो, सो फील्स ओके, नाइस, ऑल गुड. Was COVID painful for you, Abhijit?
Yes, yes. Starting days was very bad. Starting 3 days, 4 days was very bad. I had severe body pain and fever. तो yes, पहले के 4-5 दिन थोड़े डिफिकल्ट थे, बट थैंकफुली ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं था. आई बीन ऑलवेज इनटू फिटनेस एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा मुझे पता था कि मुझे अगर कोविड हुआ भी तो मैं उसको निपट सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बुरी चीज़ें भी नहीं, बुरी आदतें नहीं है ज़्यादा. तो हम्म. तो मुझे मालूम था कि मैं फाइट तो कर लूंगा, बट अभी वही देखना था कितने दिन लगेंगे. बट इट वाज ऑल गुड. थर्ड It थर्ड was फोर्थ डे पे थोड़ा सा टेंशन था, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम लग रहा था, बट फिर भी इट वाज नॉट दैट सीरियस. ऑल गुड. अब जो सिचुएशन आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का, जी जी जी. इंडियन आइडल के दिल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बहुत बुरा लगता है. मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस आपके मन से ये बताना चाहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे रोता हूँ. और मतलब हर कोई ना कोई न्यूज़ देख के दिल, मतलब आंखों में आंसू आता ही है. और इमोशनल होता ही हूँ दिन में एक बार तो ये. और मैं आज ही ये बात कर रहा था कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ आजकल. तो यस, बहुत बहुत खराब लगता है सिचुएशन देख के, लोगों की हालत देख के. मुंबई स्टिल बेटर. मुंबई में कहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, संभाला है मुंबई को. लेकिन बाकी पूरे देश की हालत देख के तो बहुत बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है ये सिचुएशन. 2005 के पहले चलते हैं. जी 2004 में इंडियन आइडल सोनी टेलीविजन पे आया, और उसके बाद सभी सिंगर्स के लिए एक ऐसा मंच, एक ऐसा मंदिर बन गया जहां जी. पर हर कोई जाना चाहता था और अपने कला का प्रदर्शन करना चाहता था. और आप पहले इंडियन आइडल देश को मिले. एवरीबडी हैव बीन सो प्राउड ऑफ यू. आई मीन, वो मोमेंट जब आपको अनाउंस हुआ था कि अभिजीत सावंत इज आवर फर्स्ट इंडियन आइडल, उसके पहले का जीवन कैसा था? How was it? उसके पहले का जीवन मेरा बहुत ही सिंपल लाइफ था. मैंने स्ट्रगल करना शुरू ही किया था, मेरा कॉलेज चल रहा था. और आपको एक बात बताऊं, जैसे मतलब मैं कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं था म्यूज़िक का. ना ही मेरे मॉम डैड को लगता था कि अरे मेरा बेटा बड़ा होके सिंगर बनेगा. तो मेरी माँ लेके जाती थी मुझे स्कूल या कॉलेज, मतलब क्लासेस, ऐसा कुछ था नहीं. मैंने खुद ही डिसाइड किया. मेरे अंकल स्टेज आर्टिस्ट थे, तो मैंने खुद ही ये डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक करना है. मैंने खुद हम्म. बोला कि मुझे गाना सीखना है, मुझे टीचर ढूंढ के दो, आप कोई अच्छा मिले तो बताइए. फिर ऐसे करते करते आई वाज लर्निंग म्यूज़िक, आई वाज लर्निंग अदर अदर थिंग ऑल्सो. मतलब मेरा कॉलेज भी चल रहा था, साइमल्टेनियसली मैं साउंड प्रोग्रामिंग, साउंड इंजीनियरिंग सीख रहा था, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा था. तो एक बैकअप भी था मेरे पास, मैं कर रहा था. और एक होपफुल लाइफ थी, क्योंकि होपफुल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि वो एज जो होता है 20-21 साल की उम्र में, आप बहुत सारे ख्वाब देखते हो, बहुत सारी आप यू एम्बिशन बनाते हो. आपके दिल में एक जोश होता है कि कुछ करना है, कुछ करना है. वो जोश से भरा था मैं उस टाइम. और जी. यही, बट बहुत अच्छी लाइफ थी वो टाइम भी. अभी मैं याद करता हूँ तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रगल को याद करके अपना दे गेट इनटू वेरी सैड पार्ट, सैड थिंक कि अरे मैंने ऐसा दिन बिताया. हमने भी, सबने किया होगा, लेकिन वो चीज़ भी एंजॉयबल थी. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने लायक थी. अम, दो 2004 में जब ये इंडियन आइडल का आपको खिताब मिला, उसके बाद क्या बदला? 2004 2005 में एक्चुअली इंडियन आइडल मिला. 2005. विकिपीडिया में थोड़ा रॉन्ग है लिखा हुआ. जी. 2005 मार्च में आइडल का फिनाले हुआ. तो उसके बाद डेफिनेटली लाइफ तो पूरी तरह से बदली. मतलब सबसे बड़ा अभी चेंज मैं क्या बताऊं, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इतने जल्दी
इतना सब कुछ मिल जाएगा भगवान की दया से। वो टाइम एक अलग ही माहौल था। और खुशी भी थी कि ये सब कुछ इतना अचीव किया इतनी इतने कम उम्र में। तो बहुत सारे चेंजेस आए अभी, उसकी गणना करते बैठे तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। पर आपने बहुत कुछ किया एज अ सिंगर, अगर देखे तो कहते हैं कि यू कैन नॉट कंपेयर एन ऑरेंज विद एन एप्पल, बट देन अनलाइक सोनू निगम सर, you also did a lot of things. You also, acted. You also did anchoring. You explored a lot of avenues. So as a singer, was it very difficult or challenging to move ahead? Was it very difficult? एज अ सिंगर मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं कहूँगा ये था कि मैं पब्लिक फेस था। Mm-hmm. लोग लोग मुझे जितनी आवाज से पहचानते थे उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा वो मुझे चेहरे से पहचानते थे। बहुत कम प्लेबैक सबसे सिंगर। गुड लुकिंग सबसे गुड लुकिंग इंडियन आइडल मिला ना उनको। ऐसा कुछ नहीं था, बट पहला इंडियन आइडल था, हम्म। और टेलीविजन फेम था। तो लोग पहचानते थे बहुत, मतलब रास्ते जी। पे चलते तो लोग जानते हैं, अभी भी पहचानते हैं, अभी भी बात करते हैं। तो तो वो एक होने की वजह से टेलीविजन के ऑफर्स या शोज के ऑफर्स या फिल्म्स के ऑफर्स बहुत आते थे। स्टार्टिंग डेज में मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, बहुत अलग अलग चीजें ट्राई की। मैं आरजे भी था एक चैनल पे मुंबई में। हम्म। हाँ, बट विच मतलब चैनल? मैं बिग एफएम पे ओके। आरजे था। तो हम्म। तो मैंने एक्चुअली अगर कहा जाए तो मैंने हर चीज एक्सप्लोर, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता भी था कि अलग अलग चीजों में मैं पार्टिसिपेट करूं। एक्टिंग में कोई शौक नहीं था, एक्टिंग करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था, बट मैंने मतलब एक कहे तो प्रेशर में आकर वो चीज की, एक्टिंग करने हम्म। की। बट जब मैंने फिल्म कंप्लीट की उसके बाद इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जागा फिल्म करने, एक्टिंग करने में। क्योंकि आई रियलाइज कि हम एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आप एक किरदार निभाओ, उसके उसके बारे में आप सोचो, उसके साथ आप अपने अपनी चीजें मिक्स करो, तो वो एक फील जो होता है बहुत अच्छा होता है। बट अदरवाइज यस, मैंने बहुत कुछ किया, जैसे नच बलिए किया, कॉमेडी सर्कस भी किया। उस टाइम सीआईडी। सीआईडी में एक छोटा पार्ट था, वो एक ही एपिसोड था। फिल्म एज हम्म। एन एक्टर फिल्म की। इंडियन आइडल होस्ट किया, टू वाह। सीजन था। सो और बहुत कुछ चीजें की, बहुत बहुत सारी चीजें की। फिर भी लोग कहते हैं कि आप दिखते नहीं आजकल। संतोष शर्मा नागपुर के बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं, जाने माने इवेंट मैनेजर है। वो आपसे पूछते हैं कि हु इंस्पायर्ड यू टू पार्टिसिपेट इन इंडियन आइडल शो? हु सजेस्टेड? किसने कहा आके कि? मुझे मेरी वाइफ, जो अभी मेरी वाइफ है, तभी मेरी फ्रेंड ही थी। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम्हें जाना चाहिए, एक शो हो रहा है जो सिंगिंग, क्योंकि उसके पहले हुआ ये कि मैं कोई दूसरे शोज में गया था, और वहाँ पर तभी वीवा था, वीवा और आसमा हुआ था, और बाकी भी, और सारेगामा के लिए आई वॉज ट्राइंग। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वो सारा जो माहौल था वो थोड़ा डिफिकल्ट, सब सब कुछ था। और हम्म। मुझे लगा कि ये क्या शो है, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा होगा भी या नहीं होगा, कैसे होगा। सो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। बट मेरी जो फ्रेंड वाइफ है, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, देख देख के तो आओ क्या हो रहा है। शी हम्म। ओनली, मेरा फॉर्म भी उसी ने फिलअप किया। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, करना चाहिए, लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट। और इवन मुझे कोई उसमें कोई एक तरह से कहे तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो शो में क्या करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे शोज में ट्राई करके हुआ था मेरा। आई वॉज नॉट सो श्योर कि सही है नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इवन घर पे भी नहीं बताया था कि मैं ये ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आई वाज गिविंग ऑडिशंस, जैसे जैसे चल रहा था, जैसे जैसे एक एक ऑडिशन क्लियर होता जा रहा था, मैं आगे आगे बढ़ रहा था। बट मेन मेरा जो गोल था, जो एम था, वो बाद में शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि अभी आपको यहाँ आकर रहना पड़ेगा।
और तब मैंने घर पे पहली बार बताया, फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया माहौल की, अभी कंपटीशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सही चीज़ें सही करनी पड़ेगी। And then you finally won. Yeah, finally I won the show. Unexpected, it was also again unexpected. बहुत बड़े बड़े सिंगर थे, बहुत कई कई ऐसे सिंगर थे जो बचपन से रियलिटी आपका शो। आपका और अमित साना का जो कंपटीशन था, हाँ। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कंपटीशन चल रहा है। ओ हाँ। माय गॉड। और अमित साना का फैन फॉलोइंग बहुत कहा कहे तो बहुत उनके कंट्रोल में था, एक तरह से बहुत जोशीला फैन फॉलोइंग था, उसको सपोर्ट करने वाले लोग जो थे वो एकदम अग्रेसिव रहते थे। अमित साना था, मैं अमित साना का फैन हूँ, इस तरह से दे यूज्ड टू नॉट हियर एनीथिंग अबाउट इट। मेरे फैंस जो थे वो ओवरऑल फैंस थे, बट अमित साना के फैन जो थे एकदम कट्टर अमित साना फैन टाइप्स थे। सो सो मजा आता था उस टाइम में, जब भी हर गाने के बाद कोई लोग कमेंट, तभी तो सोशल मीडिया था नहीं, तो पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है शोज में हाँ या सही बात। क्या हो रहा है। बट फोन पे लोग बात करते थे। एक बार किसी किसी स्कूल में बढ़ गया था मेरा नंबर, तो सब लड़के लड़कियां फोन कर रही है, हम्म, बात कर रहे हैं, तो अभी तभी तो क्या, मतलब कोई भी फोन करता था हम बात कर लेते थे। तो हम्म। सब लोग बताते थे, फिर कोई ऐसा अचानक से आएगा और फिर बोलेगा नहीं, आई एम अमित साना's फैन, आई नो ही विल विन, ऐसे। तो एक बहुत अच्छा, एक अच्छा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव माहौल था तभी। तो उस समय क्या हुआ था कि नागपुर में, अभिजीत आपको पता, शायद पता ही या नहीं, लेकिन 2005 में जब आपका फिनाले होने वाला था, तो सोनी टीवी ने शायद प्रमोशन के लिए नागपुर शहर में गाड़ियां घुमाया था। तो हाँ उसमें हाँ। जितने फाइनलिस्ट थे, उनके वो गाने एलईडी स्क्रीन पे दिखा रहे थे, उनके परफॉर्मेंसेस। यस यस यस। एंड ऐसी एकदम से पता है स्क्रीन पे ग्राफिक आता था, आपका चेहरा और अमित साना का चेहरा, और बिजली कड़कती थी। तो वो जो मोमेंट देखने को मिलता था, मैंने हाँ जैसे ही पोस्ट किया कि हाँ। यू विल बी देयर ऑन राज की बात इन अप्रैल 2021, a lot of people called me up and said that अभिजीत सावंत एंड अमित साना का जो फाइट था ना, वो हाँ। इंडिया पाकिस्तान जैसा लग रहा था। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब ऐसा वाला, ये फिंगर्स क्रॉस वाली जो सिचुएशन है। मैं कैलकाटा में था, और हम लोग प्रमोशन चल ही रहा था फिनाले के लिए, तो हम्म। हम लोग कैलकाटा गए थे, मैं और अमित दोनों कैलकाटा गए थे। बट अमित अलग जगह पे कुछ करके वो बाद में आने वाला था होटल, और मैं होटल पहुंच गया था, तो होटल के एंट्रेंस पे ही पता चल गया कि मैं आया हूँ, तो बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई। और एक भीड़ पे सब सब लोग ऐसे भीड़ से, मतलब ऐसा घेर के सब लोग खड़े, और मैं बीच में था, और सब लोग बात हम्म। करते, सडनली एक हाथ आया दूर से ऐसे, सब लोगों के ऊपर से ऐसा अभिजीत करके ऐसा हाथ उसने डाला। तो मुझे लगा सेकंड करने के लिए हाथ दिया, तो मैंने ऐसे बड़ा है, इतना कोई मेहनत कर रहा है, तो मैंने ऐसा हाथ डाल दिया। तो बोलता है कि तो उसने हाथ निकाल लिया, एंड बोला कि आई एम अमित साना's फैन। तो बोला, अच्छा अच्छा। तो उतना लोगों में एक ये था हम्म। कि जान पे ले ली थी बात, घर में ऐसे दो अलग अलग राय के लोग हो गए थे। एंड इट वाज, मुझे इवन जो हमारे मेरा वीडियो है मोहब्बत लुटाऊंगा, उसमें जो एक दादाजी बने, ओल्ड अंकल बने, जो मेरे गुरु के जैसे कैरेक्टर जो बनाया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन फिनाले था उस दिन सब लोग, हम लोग अपनी कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगा के, स्नैक्स वैक्स जमा करके सब लोग रेडी थे कि देखते कौन जीतता है। जीतने के बाद अलग से जश्न मनाया उन्होंने घर पे। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आजकल शायद पता नहीं, इतना इतना दिल पे लगा के कोई नहीं टीवी नहीं, पे कोई नहीं। में देखता है कि नहीं। देन वो 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 एक, वो टाइम जा चुका है। वो वो पहला वाला जो एक फील है ना, वो, या आई थिंक फॉर मैरिड मेन द फर्स्ट नाइट इज द बिगेस्ट फीलिंग। उसके बाद there's nothing. Okay. So, acha, I would request you to complete a song after I sing it, in my bad voice, and then you complete in a good voice. Yeah?
ठीक है। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक जाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस गाने को लेके संकल्प पटवर्धन एक व्यूअर है हमारे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि मोहब्बत लुटाऊंगा रिमेंबर आपके गुरुजी की रिंग which he gave you in the song, was it a real correlation or was it just for the song? एक वो वीडियो था वो, एक्चुअली वो जो गुरुजी है वो भी असली गुरुजी नहीं थे, वो तो एक्टर है। अब बहुत सारी मराठी सीरियल में भी दिखे दिखे हैं कई बार। जी। तो वो एक्चुअली एक्टर है और वो इतने साल से वैसे ही दिख रहे हैं, अभी भी आप देखो उनकी वैसी मूछें हैं, वैसी ही सफेद मूछें हैं, बहुत स्मार्ट इंसान है। तो वो तो एक एक्टर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था लेकिन। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके। एक सवाल आया, राहुल एलानी आपको पूछ रहे हैं, ही वांट्स टू कंफर्म दिस, डिड दिस हैपन दैट सचिन तेंदुलकर गिव यू अ कॉल, वाज देयर अ कॉल फ्रॉम नहीं ऐसा एवर? नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं कलकत्ता में था, आई रिमेम्बर, और कलकत्ता में एयरपोर्ट पे मैं घर जा रहा था, फ्लाइट के लिए वेट कर रहा था, और तभी पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था कलकत्ता का। तो सडनली सब धड़ 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 करके बहुत सारे लोग एक साथ वीआईपी लाउंज में घुसने लगे, और मैं तभी तक सब खाली था वीआईपी लाउंज पूरी तरह से। और तभी का जो पुराना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये 2008-9 की, तभी का जो इंडियन क्रिकेट का स्टाफ था, जी। बहुत सारे अपने वाइट ब्लू जर्सी में एंटर किया। तो किसी ने पहचाना, तो ज़्यादातर महाराष्ट्रीयन थे, तो उन्होंने कहा अरे अभिजीत कसा आहे, व्हेरी गुड, हा चांगला आहे ते असं असं. मला मस्त आवडला तुमचं गाणं हे ते, आणि सचिन आहे, सचिनला भेट भेट, तुला भेटेल, तुला भेटायचं त्याला. तो मी म्हटलं ठीक है मग, पर तभी बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी, सब लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे और बहुत भीड़ थी। तो फिर मैं प्लेन में मिला उनको, और फिर अच्छा। प्लेन में, हाँ प्लेन में बात की, तो बहुत देर तक उन्होंने मेरे से बात की, और फिर पूछा मुझे गाना था जो तुमने गाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वैसा। सो आई रिमेम्बर दोज डेज। हाँ, वो एक ही उनके साथ मेरी मीटिंग रही है आज तक। I really don't know you know this or not, but he's a big किशोर कुमार फैन, एंड कहते हैं कि जब पूरी टीम नीचे पार्टी करती है तब सचिन अपने रूम में बैठ के किशोर कुमार को सुनते हैं। राइट राइट राइट, उन्होंने भी कुछ Who वही inspires you? Who inspires you? Who's your favorite singer to whom you listen? मेरा भी एक्चुअली देखा जाए तो माय फर्स्ट लव इज किशोर कुमार। किशोर दा से ही मैं ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ, उनका उनकी गायकी म्यूजिक से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। बट ऐसा आई विल नॉट से कि मुझे सिर्फ उन्हीं के गाने पसंद है। आई लाइक ऑल अदर सॉन्ग्स ऑल्सो, रफ़ी साहब हो, लता दीदी हो, सबके मुझे गाने अच्छे लगते हैं, और सभी कलाकार बहुत ही कमाल के हैं, मुझे बहुत मतलब बहुत सीखने मिलता है हर बार उनसे। एक गाना जो आप किसी भी मूड में हो, मतलब अभिजीत सावंत किसी भी मूड में हो एंड यू कैन सिंग इट, विच वन इज दैट? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई मूड का गाना मैं कभी, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं कोई मूड में हूँ और मैंने गाना याद किया हो या गाना सूझा हो। बट मेरी लाइफ का जो मुझे मुझे सबसे ज़्यादा कभी भी पसंद है, या जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ वो सॉन्ग को, तो वो ज़िंदगी का सफ़र है। आई लाइक दैट सॉन्ग। तो आप गाएंगे तो शायद ये शो वो भी देख रहे हैं जो क्वारंटाइन है, कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं, उनको शायद बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि आप जिंदगी के ऊपर में कोई गाना गा रहे हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. Amazing, amazing, amazing. Acting, anchoring, या singing. सिंगिंग Any one कोर्स thing which. मतलब एक्चुअली एक्चुअली सिंगिंग को इस कैटेगरी से निकाल बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी है. सिंगिंग मेरे लिए मतलब इट्स नॉट ओनली म्यूजिक, या मतलब वो ऐसा है कि एक पार्ट ऑफ माय माय होल जर्नी है. तो म्यूजिक तो या सिंगिंग तो हमेशा ही रहेगा. एक्टिंग या एंकरिंग से डेफिनेटली आई वुड प्रेफर एक्टिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना. मतलब मैं कोई हीरो वो टाइप का एक्टिंग मैं आई डोंट एंजॉय इट, बट कैरेक्टर रोल्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो यस. आपने प्लेबैक क्यों नहीं किया, मतलब क्या प्लेबैक, आप एक बहुत बड़ा चर्चित चेहरा है टेलीविजन पे, सिनेमा पे, पीपल वुड लव टू सी यू ऑन द स्क्रीन एज वेल, बट देन व्हाट अबाउट प्लेबैक? प्लेबैक में ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी किस्मत नहीं आजमाई, ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया. बहुत सालों तक और बहुत एक ऑन एंड ऑफ बहुत सारे गाने आते भी रहे. जैसे आई स्टार्टेड माय करियर विद मर जावा मिट जावा इन आशिक बना आपने. अब लास्ट मेरा अभी तक का जो था वो डिशुम फिल्म का सौ तरह के था. डिशुम फिल्म में और एक गाना भी है इश्क का, तो दो गाने थे एक ही फिल्म में. बट मेरे साथ एक अजीब बात ये थी कि जितना शो के बाद शो में जितना मैं लकी रहा, उतना लकी मैं गानों के साथ प्लेबैक सॉन्ग्स के साथ नहीं रहा. तो और या फिर कोई और दूसरी बात, कोई गॉड फादर नहीं था मेरे मेरे साथ कि मुझे मुझे हमेशा गाने देता रहे. और प्लेबैक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा गाने मिलते रहे. और अगर आ, आपके पास कोई नहीं है ऐसा कोई गॉड फादर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गाने पॉपुलर होने चाहिए. जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पॉप कोई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सॉन्ग किया नहीं है. मतलब आप मैंने शुरुआत ही की हिमेश रेशमिया जी के साथ. नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म आई थी चिटागोंग. शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक था उसमें उसमें मेरा एक पूरा सोलो गाना है. मेरा और महालक्ष्मी अय्यर का. साजिद वाजिद के लिए जवानी दीवानी करके एक फिल्म आई थी, उसमें कब गाया हुआ है. प्रीतम के लिए डिशुम और दूसरी एक फिल्म में भी गाया हुआ है. तो हर कोई विशाल शेखर के लिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के लिए शायद हैप्पी न्यू ईयर. किया था. अ, तो हर अभिजीत. हर म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाना किया है, लेकिन वो गाने पॉपुलर नहीं हुए. अब वो और उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो शायद हो सकता है कि मैं उतना ज़्यादा करने की इच्छा नहीं रखता, या उतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की मैं कोशिश नहीं किया मैंने. बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, जिन्होंने पहला या दूसरा गाना गा के वो पॉपुलर हो गया, वो हिट हो गया. और फिर उसके बाद फिर गाने मिलना है बहुत इजी होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्लेबैक सॉन्ग आप जो करते हो वो हिट हो, वो पॉपुलर हो, तो फिर आपको उसके ऊपर दूसरे गाने मिलने ज़्यादा इजी हो जाते हैं. आप ने शिवसेना का भी रुख पकड़ा था, पॉलिटिक्स में को भी आपने एक एक सोच लेकर आप पॉलिटिक्स से जुड़े थे. क्या हुआ? सपने टूटे, दिल टूटा. नहीं, मैं पॉलिटिक्स का एक्चुअली मेरा फोर्टे कभी पॉलिटिक्स रहा भी नहीं. और मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ जो पॉलिटिक्स में कुछ करने की इच्छा रख सकता है या मैं कर पाता. और तो मुझे कभी सीट के लिए या टिकट के लिए कभी ऐसा कोई मोह नहीं था. मैं पार्टी में ज़रूर आया था, क्योंकि मैं माहिम से आता हूँ, मैं धारावी जो इलाका है वहाँ से आता हूँ. और
मैं वहाँ पर रहा हूँ, मेरे पूरे 20-22 साल मैंने वहीं पे गुजारे हैं। इंडियन आइडल के बाद भी मैं वहीं रह रहा था 1-2 साल तक। तो मुझे लगता था कि वहाँ पर चेंजेस होने चाहिए, वहाँ के लोगों को और अच्छी सहूलतें मिलनी चाहिए, अच्छे अच्छे फायदे होने चाहिए। बट पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है। और जब मैं पॉलिटिक्स में आया, जब मैं लोगों से मिला, आई विल नॉट से कि मैं पॉलिटिक्स में था, बट मैं पार्टी से जुड़ा था। मैं पार्टी से हम्म। डेफिनेटली जुड़ा था, और वो आज भी ऐसी कोई छुपी बात नहीं है। आज भी वो लोग बुलाते हैं, कोई बुलाता है तो मैं डेफिनेटली जाता हूँ। और बाकी सारी पार्टियों से भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत सारे नेताओं से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। तो कभी ऐसा बुरा नहीं रहा। बट मीडिया में ऐसा है कि मैं शायद टिकट मुझे मिलेगा या मुझे पार्टी लड़ना है। मैं कभी टिकट के लिए, क्योंकि मैं 27 साल का भी नहीं था, 26 साल का था तभी। अब 25-26 साल में आप विधायक के लिए, एमएलए के लिए सीट लड़ने जाओगे, तो ये एक बहुत छोटा। वो भी ऐसे इंसान जो कि कोई कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस प्रोफेशन का, तो वो प्रैक्टिकल भी सच नहीं। बात। आज सच। कोई मुझे बोले तो शायद मैं समझू भी उस चीज को, डेफिनेटली आई वुड नॉट टेक दैट थिंग। बट वो प्रैक्टिकल तभी भी नहीं था। बट न्यूज में बहुत चीजें फैली, न्यूज में बहुत एक तरह से, क्योंकि शिवसेना ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार से भी बहुत प्यार दिया एक्चुअली। इंडियन आइडल जब खत्म हुआ तब मैं मातोश्री बुलाया मुझे, जी। बहुत सम्मान दिया। तो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी उसमें। बाला बट साहब ठाकरे भी थे उस वक्त। हाँ जी जी, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे घर पे बुलाया। मुझे एक बार तो प्यार से बोला कि मैं आपको एक घर देता हूँ, आप घर ले लो। बट मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं हम लोगों ने ले लिया है घर। तो बहुत प्यार करते थे। और अभी भी हमारे जो ऑनरेबल सीएम है उद्धव जी, वो भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, और आदित्य भी बहुत अच्छे से मिलता है। बट उसका मैं वो तरह से पॉलिटिसाइज नहीं करना आप चाहता, प्रोपेगेंडा नहीं बट करते उसका। हाँ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिशियन को जानता हूँ तो मुझे टिकट ही मिलना चाहिए। वो मेरा कभी एम रहा भी नहीं है, अभी भी नहीं है। सायश पडोले आपको शारजा से देख रहे हैं, ही सेइंग हेलो टू यू। हाय। So there's one thing which was being sent to me by a private message. सवाल ये था कि आपको क्या आपका पहला ऑडिशन का गाना याद है जो आपने इंडियन आइडल के ऑडिशन में गाया था? डू यू रिमेम्बर दैट? मेरा पहला गाना जो मैंने ऑडिशन में गाया था वो कल हो ना हो का था। हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, तो वो मेरा फर्स्ट गाना था। बट मैंने मैंने एक्चुअली वो भी पहले मैंने डिसाइड किया था तभी, भीगे और तेरी ये मतलब वो गाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि तो मैंने सोचा कि थोड़ा यंग क्राउड है, यंग आजकल का ये सब चल रहा था, तो मैंने शायद एक यंग सा ऐसा थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल गाया हुआ गाना प्रेजेंट करेंगे, शायद जजेस को ज्यादा। बट मेरा नंबर ही आने वाला था, और मेरे पीछे एक लड़का था जो गिटार लेके खड़ा था। तो अच्छा। मैंने उसको बोला कि यार सी देना, सी शार्प सी देना। तो उसने मुझे सी मेजर दिया। तो तब मुझे लगा कि यार हम लोग ये नहीं गाता हूँ मैं, कल हो ना हो गाता हूँ। और फिर मैं कल हो ना हो जाके परफॉर्म किया उधर, और कल हो ना हो सभी को इतना अच्छा लगा कि दैट बिकम्स द लाइक माय लकी चार्म फॉर द सो एंट्री। सो अभिजीत, आई नो आई एम आस्किंग टू मच, बट क्या आप वो दोनों गाने गा सकते हैं हमारे लिए थोड़ा थोड़ा? हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। दूसरा था अपना ये ना, भी क्यों। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब सा
तेरा चमके बरसा दे, मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा प्यार, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ वो ओ वो ओ ये वो ओ। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ अभिजीत, जी। आप मुंबई आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं तो मुंबई अब मुझे आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। उल्टा बोल दो, अभिजीत मैं मुंबई आ रहा हूँ। अभिजीत गाना आप ये पूरा का पूरा जो वक्त निकला लॉकडाउन का पिछले साल 2020 में, क्या किया अभिजीत ने? दिन भर घर पर रहना, जबकि देखा जाए तो आपका घर स्टूडियो, स्टूडियो घर, या जिम, मैक्सिमम आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी ऐसी है, या फिर आप शोज के लिए पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। कैसा रहा पूरा का पूरा लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन थोड़ा डिफिकल्ट था और नया भी था, क्योंकि ऐसी कभी सिचुएशन पहले हुई नहीं थी, पहले आई नहीं थी। तो पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा स्ट्रेस था, कि कैसे सारी चीज़ें एकदम से रुक जाना है। और एज अ परफॉर्मर्स हम लोग के लिए तो गैदरिंग ही है, अगर गैदरिंग नहीं हुई तो शोज ही नहीं होंगे। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी समझने को कि इसमें से निकलेंगे कैसे, या इसमें से चीज़ें सही भी होंगी या नहीं होंगी। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तभी फिर मैंने मेरा स्टूडियो का बहुत सारा सामान मैंने यहाँ पर घर पे लाके मैंने अपना सेटअप यहीं पे बना लिया था। कोशिश कर रहा था कि यहीं से काम करूँ, थोड़े गाने बनाने की कोशिश करूँ। एक गाना हमने बनाया भी था, जिसका वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी ये लॉकडाउन लगने से पहले हमने वीडियो वीडियो बना के हम लोग रिलीज करने वाले थे, तो अब ये यहाँ पर वापस लॉकडाउन लग गया। बट वो वीडियो हम लोग ने रिलीज किया मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी हम्म। 3-4 दिन पहले। तो डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट था। अब का लॉकडाउन जो है वो थोड़ा बेटर है, वो उस टाइम की जैसा स्ट्रिक्ट नहीं था। अब थोड़े थोड़े से आपको थोड़ा सा ओपन ओपन अप हो रहा है यहाँ पर, और इतना बड़ा नहीं है। स्पेशली पहले का लॉकडाउन बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हुआ था। और बिल्कुल भी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वैसा नहीं है। तो ये पूरा साल जो है उसी तरह से गया है। बीच में थोड़ा बेटर हुआ था, लेकिन मुंबई हमेशा ही एक एक थोड़े रिस्ट्रिक्शन में रही, और उसका फायदा भी हुआ लोगों को थोड़े से सिचुएशन को संभालने में। लेकिन मुंबई छोड़ के बाकी शहरों में तो थोड़ा ओपन था, ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा बेटर था। अब वापस थोड़े से सिचुएशन खराब है। आप नागपुर आए हैं कभी? मैं बहुत बार नागपुर आया हूँ, बहुत बहुत बार आया हूँ मैंने। अच्छा। जी जी जी, मैंने बहुत शोज किए हैं नागपुर में। मेरे अर्ली डेज में भी मैंने स्टेडियम है वहाँ पर, नॉट द यशवंत स्टेडियम। नॉट द क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा एक ओके। यशवंत स्टेडियम। आई थिंक। तो वहाँ पर बहुत सारे शो पहले मुझे याद है, 7, 8, 9 तक आई थिंक बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल पे शोज होते थे और बहुत क्राउड आता था। बहुत हम्म। ओपन ओपन शोज होते थे नागपुर में, और मतलब हजारों की संख्या में आते थे लोग शोज देखने, और बहुत शोज होते थे तभी, पब्लिक शोज खासकर। जी। तो मेमोरीज बहुत है। अभी भी 1 साल पहले आया था मैं नागपुर एक प्राइवेट इवेंट के लिए। बट नागपुर के साथ ऑन एंड ऑफ मेरा आना जाना लगा रहता है। सो हु इज अभिजीत सावंत नागपुर कनेक्ट? नागपुर कनेक्ट क्या है अभिजीत सावंत का?
नागपुर कनेक्ट ऐसा कुछ खास नहीं है नागपुर से। बस हाँ, अपने लोग लगते हैं सब, अपने ही फैमिली मेंबर लगते हैं। महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट में, कोई भी सिटी में जाओ तो एक अपनापन होता है। तो वही अपनापन है, नागपुर में भी जाता हूँ तो भी वही अपनापन है। लोग तो मिलते आपने आपने कभी नागपुरी संतरे नहीं खाए, नागपुर की बर्फी नहीं खाई, यहाँ का सावजी नहीं खाया? हैं। अरे बहुत बहुत, नागपुर के संतरे तो मैं घर पे भी लेके गया हूँ, मेरा फोटो है। नागपुर टाइम्स ने मेरा बहुत बड़ा फोटो लगाया था अभी 1-2 साल पहले ही। बड़ा उनका जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर, 2 साल पहले की बात है। ऑडिटोरियम यहाँ पे जो नागपुर में जो ऑडिटोरियम है, तो बाहर जी, ही बड़े सुरेश संतरे। भट्ट, हाँ। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम या तो वसंतराव तो देशपांडे तो हॉल। बाहर ही उनके गेट के बाहर ही बहुत बड़ा संतरा है, संतरे का। तो उसके साथ मैंने पिक्चर लिए थे। सो ओके। नागपुर के संतरे इज ऑलवेज वर्ल्ड फेमस। तो यहाँ पे वो तो हमेशा ही मैं घर पे भी लेके आता हूँ। सो दैट वे, ओके। मतलब मेरे लिए नागपुर नया नहीं है, या मेरे लिए नागपुर ऐसा नहीं है कि ये चीज ऐसा नहीं है। मेरे लिए एक घर के जैसा ही है। मैंने बहुत ट्रैवल किया इसलिए। अभिजीत, अब मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। अ, अब जो वक्त आने वाला है उसको आप कैसे देखते हैं? द कमिंग टाइम, व्हाट डू यू सी? मुझे अभी लगता है कि दो चीजें हो सकती है और दो नहीं भी हो सकती है। एक तो बहुत बड़े बदलाव होंगे, हर चीज में बदलाव होंगे। अपनी खुद की लाइफस्टाइल में बदलाव होगा। हमारे हमारे मराठी में कहते हैं ना, वर्तणूक, अपने बर्ताव में बदलाव होगा, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। या फिर हो सकता है कि हम लोग वापस जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, और जो चल रहा था उसी को वापस चलाने लगेंगे। अगर हमने हम्म। बदलाव किए तो वो डेफिनेटली, ये मैं कह सकता हूँ कि वो बदलाव अच्छे के लिए होंगे। हम अच्छी चीज़ें फॉलो कर सकें। देखिए, आप अगर कोई भी वर्ल्ड की कोई भी बड़ी घटनाएं ले लीजिए, जैसे वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, या सुनामी ले लीजिए, उसके बाद, या जो बॉम्ब ब्लास्ट ले लीजिए, जो जापान में हुआ था, उसके बाद वहाँ की सोसाइटी बहुत चेंज हुई, बदल गई, उनका बिहेवियर बदला, प्रोग्रेसिव, उनका प्रोग्रेसिव। नॉट ओनली प्रोग्रेसिव, बट वो लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे फिर बढ़ने की कोशिश करने लगे। आज भी वो जी। डर जाते हैं कैसे ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो आज भी आप जापान जाएंगे तो लोग बहुत बात करते हैं कि वो लोग बहुत सिस्टमेटिक रहते हैं, बहुत सिस्टम से चलते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, जो एटम बॉम्ब हुआ था, उसके बाद वो लोग सीखे, उसके बाद ये संभले। या फिर आप बात करें कि जर्मनी या वो साइड में, यूरोप में, क्यों आज भी लोग इतने सिस्टम से चलते हैं, इतने सही तरीके से रहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जो जितना उन्होंने झेला, उसके बाद जो चेंज हो रहा है, उनको भी समझ में आया कि भाई ये सब करके फायदा नहीं है। तो अगर सही बात। वैसा हो सकता है, हो सकता है कि हम भी कुछ चीज़ें सीखें ये पैंडेमिक के बाद, और एक लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, अपनी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, और अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी अच्छी तरीके से अपने आप को सिक्योर करें, हर तरीके से, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, अपने आप को सिक्योर करें। और भटकाए, जो लोग भटकाएंगे, उसके ऊपर हम लोग अपना एक अंकुश लगा सकते हैं कि हम भी कुछ सोचेंगे, नॉट ओनली सामने वाला कह रहा है तो बराबर ही है, ये मान के भी नहीं चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बदलाव हो सकती है, और अगर वो हुई तो बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली प्रोफेशन वाइज अगर मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कोई खास बदलाव होगा। डेफिनेटली म्यूज़िक में, नॉन फिल्म म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, क्योंकि फिल्में बंद है बहुत टाइम से, और फिल्में बंद है तो फिल्म म्यूज़िक भी कम है। अभी सलमान भाई की फिल्म आ रही है, बट अदरवाइज म्यूज़िक, बहुत बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है वो नहीं आ रहा है। और वो जी। एक बदलाव है, उसकी वजह से बहुत सारे पॉप सिंगर्स को मौका मिला है फ्लरिश होने का। वो हो सकता है कि पॉप म्यूजिक या जो नॉन फिल्म म्यूजिक है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो एक बराबर लेवल पे आए जहाँ पर आज प्लेबैक म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक है। जब मेरे फादर साहब को पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं, उन्होंने मुझे एक बात को 3 बार मेरे को याद दिलाई
कि उनका एक पसंदीदा गाना है जो वो चाहते थे कि आप उसे एक बार अपनी आवाज में गाकर सुनाएं। जी जी। गाना है प्यार का नगमा। अगर आप गा देंगे तो उनको बड़ी खुशी हो जाएगी और मैं घर पर रह पाऊंगा। एक प्यार का नगमा है वो क्या? एक बार का नगमा जी। हम्म, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू, आपने मुझे घर में रहने के लिए मैं ताकत दे दिया। बहुत। आपको अंकल जी को कि थैंक यू सो मच ये गाना याद दिलाने के लिए मुझे। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जी। अम, क्या बदलाव आने वाले हैं अभिजीत के फ्यूचर में? अब अभिजीत नया क्या करने वाले हैं? व्हाट्स द प्लान? मैं अभी मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अपनी चीज़ें पे ध्यान देना शुरू किया वो है मेरा नॉन फिल्म म्यूज़िक। क्योंकि मैंने आपको अगर मैं एक बात बताऊं, हम हर सिंगर से यही उम्मीद होती है कि वो प्लेबैक सिंगिंग करेगा। बट मैंने अगर मैंने मेरी बात कहें तो मेरे सारे गाने जो पॉपुलर हुए हैं वो सारे नॉन फिल्म सॉन्ग्स ही हैं। आप मोहब्बत जी। दिल लुटाऊंगा ले लीजिए, लफ्जों में कह ना सकूं ले लीजिए, या जुनून के गाने ले लीजिए, ये सारे नॉन फिल्म सॉन्ग्स ही रहे और आज भी उसी से मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्या तुझे पता है ले लीजिए। तो नॉन फिल्म म्यूजिक को ही मुझे आगे बढ़ाना है। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर महीने एक ओरिजिनल सॉन्ग मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे रिलीज करूँ। एंड composing also, I have started creating my own songs। तो मैं हर महीने एक ओरिजिनल गाना रिलीज करूंगा ऑन माय चैनल, ऑन माय यूट्यूब चैनल। वाओ, 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 दिस इज अ गुड थॉट। एंड या आई थिंक अभिजीत, जो आपके साथ लोगों का कनेक्ट है, मुझे आज भी याद है कि एक फिल्म आई थी, गली गली में चोर है, बाद में वो चेंज हुआ गली गली में शोर है, उसमें अनु मलिक जी का संगीत था। यस So यस he came to Nagpur for a film promotion along with Mugdha Godse and Shreya Saran. यस Akshay Khanna was a part of the film, but he did not come here. Uh, I asked him that he's been judging Indian Idol. So my question was that what did you see in Abhijit Sawant first अच्छा। Indian Idol? So हाँ, he answered me very purely. He said he's a human और वो दिल से गाता है, इसीलिए वो इंडियन आइडल है. So the way he said it was like it made me awestruck. It was like या कमाल है. So Salman Bhai should now make you a brand ambassador of being human. काश मैं इतना बड़ा हूँ। इतना बड़ा एक्चुअली मैं नहीं हूँ। अच्छी बात है कि मैं अभी तक यहीं पे हूँ। जो भी चल रहा है क्योंकि हमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पिछले 6-7 साल में नहीं सीखा, जब जब सब कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, यू नो वो वो आज के टाइम में मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ और आज के टाइम Hmm. में ज़्यादा इंडस्ट्री से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, म्यूज़िक से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। पहले ऐसा था कि आई वाज जस्ट वर्किंग, बट नाउ मैं आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, जो एक बहुत जी. बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। एक बात जो मेरे सवाल में भी थी कि people look up to you not just as a singer, but also they look up to you as an influencer. People, you inspire people. The new singers who always look for a platform, who look for an opportunity, what do you suggest them? How should they grow in life? मुझे देखिए, मैं अपनी बात अगर बताऊँ ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, ना मुझे कोई इंडियन आइडल से पहले भी नहीं था, इंडियन आइडल के बाद भी नहीं था। मैंने जो भी सिचुएशन, जो भी डिसीजन भी लिए, आज भी जो डिसीजन लेता हूँ वो अपने अपने ही चीज़ों से, अपने एक्सपीरियंस से सीख कर ही मैं अपने डिसीजन लेता हूँ। तो कभी भी मैंने ये डिसाइड किया, या मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि यू नो
अगर आपको कोई चीज में भरोसा है, एक बिलीव है, तो डरिए मत डिसीजन लेने से। डिसीजन लेना ये बुरी बात नहीं है, बट बी प्रिपेयर्ड कि आप गिर भी सकते हो, वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। आप कितना भी कैलकुलेटिव रिस्क भी लगा लें या कैलकुलेटिव आप बातें करके रखें, लेकिन वो हमेशा ही रिस्क में रहेगा। एंड डोंट फील स्केर्ड कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा। आप ये मुझे लगता है कि हमारा जो एज होता है, खासकर यंगस्टर्स का जो एज होता है, 20 22 21 23 25 तक भी, ये होता ही सीखने के लिए है। और नॉट ओनली सीखना मतलब बुकिश नॉलेज या म्यूजिक सीखना, ये इस इससे ओनली सीखना नहीं कहते, तो अपने एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। आज भी मैं कई सारी डिसीजन में तभी बना पाता हूँ कि मैं वापस एक बार पीछे जाता हूँ, सोचता हूँ कि अरे मैंने इस बार वो किया था और वो सही था या वो नहीं सही था, तब मुझे ये करना चाहिए। तो बहुत बार उसका एक फ़ायदा होता है, आपकी मेंटालिटी, आपके सोचने के तरीके में भी फ़ायदा होता है। एंड पर्सनली सेइंग, किसी ने पूछा भी था कि यू नो एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए क्या सजेशन होगा, तो इसी को जोड़ते हुए मैं यही कहूँगा कि देखिए, आज म्यूज़िक बहुत चेंज हो रहा है। आज का म्यूज़िक या आज का प्रोफेशन, म्यूजिशियन का प्रोफेशन वैसा नहीं रहा जैसे 7 8 साल पहले था या 10 साल पहले पहले। था। आज अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में सच में प्रतिभा है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपके लिए यूट्यूब है, आपके लिए इंस्टाग्राम है, अदर प्लेटफॉर्म्स है। स्टार्ट शोइंग योर टैलेंट, स्टार्ट पुटिंग योर टैलेंट ऑन ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। क्योंकि मुझे याद है, हम लोग जब इंडियन आइडल से पहले, जब मेरे पास तो कोई था नहीं वैसे सिचुएशन, तो हम लोग दूर दूर जाते थे, छोटी छोटी कंपटीशन में जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब एकदम गणपति उत्सव हो रहा है, वहां पर पंडाल में कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो वहां चले गए, मुलुंड में चले गए, माहिम से मुलुंड जाता था, मतलब 10 20 20 किलोमीटर ट्रैवल करता था, ओनली टू हैव दैट 25 30 लोगों का ऑडियंस, जो जो मेरा म्यूजिक सुने और मुझे रिप्लाई करे कि मेरा म्यूजिक कैसा है, क्या मुझे बताएं कि मैं क्या कैसा गा रहा हूँ। क्योंकि ऑडियंस ही आपका सही एक आईना होता है, सही चीज आपको बताते हैं। बट आज लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टैलेंट टू जस्ट थिंकिंग कि मैं प्लेबैक ही करूँगा, कि मैं फलाना फिल्मिंग आऊँगा या कुछ बड़ा ही करूँगा। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन थिंग्स एंड become a complete musician. Don't become just a singer। या बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे पियानो बजाना है तो मैं पियानो बजाते रहूंगा। नहीं, यू हैव टू बी वर्सटाइल। आपको प्रोग्रामिंग भी करना आना चाहिए, आप थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आना चाहिए, अब म्यूजिक में भी सिंगिंग भी करना आना चाहिए। तो कंप्लीट म्यूजिशियन बनने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू ग्रो बेटर एंड बेटर। Super, super, super. I think these words of wisdom will really help the people who want to make a future in the music industry. And I think generally also these words are really inspiring. And या so are you. So are you. And I still remember वो आपके चेहरे का वो एक्सप्रेशन याद है। मैं भी वीडियोस भी देख रहा था यूट्यूब में सुबह से आपका। तो वो मोमेंट जो था जब आप ट्रॉफी उठा रहे हैं और आपके हाथ में वो आपको ट्रॉफी मिल रही है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन मेरे फादर ने मैसेज भी किया है कि आपका नाम ही, आपके नाम में ही जीत है। आप इंडियन आइडल में जीते, आप करोना से जीते। सो we really wish, Abhijit, that you keep winning, and not just keep winning, trophies or pageants or things like that, but also keep winning hearts, which you have always won in your life, and keep inspiring us, Abhijit. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप लोगों के दिल जीत पाओ। सो थैंक यू सो और मच आप फॉर। जीतते हैं। थैंक यू। Abhijit, before we go, it's you know 1 year back we lost Rishi Kapoor Sahab on this day. यस। And we would like to give a tribute to Rishi Kapoor Sahab with your melodious voice. एक गाना
जो ऋषि कपूर साहब का आपको बहुत ज्यादा पसंद ऋषि कपूर साहब के तो बहुत सारे गाने हैं, और मैं इवन स्टेज पे भी बहुत बार गाता हूँ। ओम शांति ओम बहुत बार गाया है। बट एक गाना है जो मैं इंडियन आइडल से पहले जब शो करता था तो बहुत बार परफॉर्म करता था वो गाना स्टेज पे, और बहुत तारीफ होती थी वो गाने से। मतलब उसका पहला आलाप शुरू करते तो ही बहुत लोग खुश होते थे। आई सिंग दैट सॉन्ग। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। है। एंड वन लास्ट टाइम मोहब्बतें लुटाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्लीज आस्क हिम टू सिंग दैट वंस प्लीज, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक जाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा। फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। कहते हैं कि सब चीज भूलना आसान है, लेकिन अभिजीत सावंत को भूलना मुश्किल। और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि आप हमारे इंडियन आइडल हैं, और आप ऐसे हमारे आइडल हमेशा रहें, और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मुस्कुराते रहें। थैंक थैंक यू, यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ राज की बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू राज, थैंक थैंक यू। यू सो मच। वेल, आज अभिजीत सावंत इन आइडल से बात करके आई एम श्योर हम एक बात तो समझ गए हैं कि वो बात ये है कि इंडियन आइडल का खिताब उन्होंने जब जीता उसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। दिल में लोगों के जो लोगों का एक विश्वास था कि ये इंडियन आइडल है, ये एक चमकता सितारा है, वो ऐसे ही चमक रहे हैं, ऐसे ही इंस्पायर कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों के दिल में अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। लेकिन ऐसी जगह जब लोग बनाते हैं और वो कुछ कहते हैं तो शायद याद रखना जरूरी है। अभिजीत सावंत ने एक बात अपने इंटरव्यू में कही, वो शायद जानना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने वाला वक्त बदलाव का वक्त है। अब लोगों को चीजों को एक अलग नजरिए से देखना होगा। अगर हम वैसे ही रहे जैसे हम पहले थे तो ये सब चीजें जो आज हमको देखने को मिल रही है शायद आती रहेंगी। लेकिन अगर हम बदल जाएंगे, अगर हम यू नो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, हम दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम भी हर किसी का दिल जीत पाएंगे जिसे अभिजीत सावंत जीतते हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। बिकॉज अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, आपका दौर आएगा, और जब दौर आएगा तो बहुत सारा शोर आएगा। जिंदा रहें। जय हिंद।